एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा नव प्रकार्यवाद के बारे में। इससे पहले हमने जाना प्रकार्यवाद, संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इन सभी के बारे में। तो ये जो परिप्रेक्ष्य थे, ये व्यवस्था को अच्छा मानते थे, व्यवस्था को उसको बनाए रखना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ सिद्धांतकार ऐसे आए जिन्होंने कहा कि व्यवस्था में कमियां हैं, ये जो वर्तमान समाज है या व्यवस्था है, इसमें सुधार होना चाहिए क्योंकि ये शोषण का आधार है। तो ऐसे सिद्धांतकारों को जिन्होंने समाज में संघर्ष को देखने की कोशिश करी कि जितनी भी चीज़ें हैं उनमें संघर्ष होता है, शोषण का आधार है ये व्यवस्था, इसलिए इसको बदलना चाहिए। तो ऐसे विचारकों को कहा जाता है संघर्षवादी विचारक। ठीक, संघर्षवादी विचारधारा को प्रारंभ किया था कार्ल मार्क्स ने, और कुछ हद तक वेबर वैसे नहीं है, बट एक PYQ में दिया हुआ है, तो अगर दोनों को एक साथ में पूछता है तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो मार्क्स ने स्टार्ट किया संघर्षवादी विचारधारा को। इनके अतिरिक्त कुछ और थिंकर हैं जिनको बहुत ही प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है संघर्षवादी विचारधारा में। तो कार्ल मार्क्स को तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम उन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें है कॉलिंस, कोजर और डेहनडॉर्फ। सिमेल के बारे में भी हमने पहले ही पढ़ लिया। सिमेल भी संघर्षवादी विचारधारा को कुछ हद तक, एकदम नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक उससे प्रभावित जरूर आप कह सकते हो। तो उनको पढ़ लिया। तो अब कोजर, कॉलिंस, डेहनडॉर्फ ये बचते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलिंस की थियरीज़ को। तो इनकी दो बुक बहुत ही फेमस हैं, एक है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, दूसरी है ऑक्सीडेंटल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं जो कि कॉलिंस की प्रसिद्ध हैं। जो कॉलिंस थे, इन्होंने संघर्ष का मुख्य कारण माना शक्ति के स्रोत। मतलब कुछ लोगों के पास जो शक्ति होती है, जो उसके स्रोत होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कुछ लोगों को उनका अभाव होता है जिनके पास ज़्यादा शक्ति के स्रोत होते हैं। शक्ति के स्रोत, ठीक है, साधन, शक्ति के साधन जिनके पास ज़्यादा होते हैं वो लोग दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। तो इस तरीके से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है, आपस में उनके संघर्ष होता है। इन्होंने बताया कि समाज में समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और जिस समूह के पास शक्ति के अधिक स्रोत होते हैं उसकी शक्ति उतनी ही अधिक विश्वसनीय होती। ठीक है, शक्ति विश्वसनीय कैसे होती है? जितने ज़्यादा शक्ति के साधन होंगे आपके पास, उतना ही लोग आप पे बिलीव करेंगे कि आप पावरफुल हो। ठीक, तो शक्ति के स्रोत को इन्होंने केंद्र बिंदु माना अपने संघर्षवादी सिद्धांत में। कॉलिंस जो थे ये वेबर के विरोधी थे। वेबर के विचारों को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने शक्ति के 3 स्रोत बताए। अब चूंकि शक्ति के स्रोत को इन्होंने केंद्र माना है, तो इन्होंने क्या 3 प्रकार के स्रोत बताए कि वो कौन कौन से हैं। एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 3 प्रकार के शक्ति के स्रोत होते हैं। सामाजिक रूप से कुछ लोगों को शक्ति के साधन ज़्यादा मिले होते हैं, कुछ लोगों के पास आर्थिक स्रोत ज़्यादा होते हैं, आय के स्रोत, और कुछ लोगों के पास राजनीतिक रूप से उनके पास पावर ज़्यादा होती है, शक्ति के स्रोत ज़्यादा होते हैं। तो 3 इन्होंने बताए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इनमें जब विनिमय होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदल बदल, ठीक है, तो जब विनिमय होता है तो इसको फिर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो शक्ति के स्रोत बताए 3 और शक्ति के प्रकार बताए 4। स्रोत कितने बताए 3, और शक्ति के प्रकार कितने बताए 4 बताए। कौन कौन सी शक्ति बताई कॉलिंस ने? तो कॉलिंस ने बताया कि एक होती है भौतिक या तकनीकी शक्ति, भौतिकतावादी पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो, बहुत ज़्यादा इनकम हो, बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं ना बड़ा आदमी, तो बहुत ज़्यादा जिसके पास रुपया पैसा हो, संपत्ति हो, भौतिकतावादी चीज़ें या टेक्निकल चीज़ें जिसके पास ज़्यादा हो, तो भौतिक या तकनीकी शक्ति, इसमें संपत्ति वगैरह आती है। फिर दूसरा प्रकार होता है आकर्षण शक्ति। किसी किसी का जो व्यक्तित्व होता है
वो बहुत ही आकर्षक होता है, इतना सुंदर कोई लगता है, या किसी की बातचीत, किसी की कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। तो दूसरे प्रकार की शक्ति होती है कि लोगों को आकर्षित करने की, कि वो आकर्षित कर सकते हैं। तो आकर्षण शक्ति होती है, इसमें क्या आता है, व्यक्ति का रंग रूप वो कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, कद काठी कैसी है, ये सब कुछ यदि आपके पास है तो लोग आपकी बात मानेंगे। होता है ना कि जो कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का होता है तो वो कुछ बोलता है तो कुछ हद तक लोग उसकी बात को मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरे प्रकार की शक्ति ये होती है। तीसरे प्रकार की शक्ति इन्होंने बताई संख्या शक्ति। कुछ लोग क्या होता है कि संख्या में वो बाहुल्य होता है उनका, कि कोई एक विशेष जाति है, अब उसका बाहुल्य है, मतलब बाहुल्य का मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे, तो उस जाति का दबदबा होगा। ऐसे ही कोई एक वर्ग है, उनकी संख्या ज़्यादा है तो उसका बाहुल्य होगा। कोई एक विशेष समुदाय है, उनकी संख्या ज़्यादा है तो उसका बाहुल्य होगा। तो ये चीज़ें होती हैं संख्यात्मक शक्ति में, ठीक है। फिर चौथे प्रकार बताया इन्होंने शक्ति का, संस्कृति एवं परंपरा शक्ति। अब किसी किसी की जो संस्कृति होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, या कह सकते हो कि उसमें जो विशेषताएं होती हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो उसके पास परंपरा की पावर होती है कि परंपरा उसका सपोर्ट कर रही है, उसकी संस्कृति उसका सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या होता है, धर्म विधि या अनुष्ठानिक शक्तियाँ जो आती हैं वो आती हैं परंपरा की शक्ति में। मतलब अनुष्ठानिक रूप से किसी की उच्च परिस्थिति होना, जैसे जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक रूप से उच्च परिस्थिति प्राप्त है। तो धर्म विधि या अनुष्ठानिक शक्ति की बात कौन करता है, कॉलिंस करते हैं, और इसको इन्होंने संस्कृति एवं परंपरा की शक्ति में रखा। तो 3 प्रकार के शक्ति के स्रोत इन्होंने बताए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, और 4 प्रकार की शक्ति बताई, भौतिक और आकर्षण शक्ति, संख्या शक्ति और संस्कृति एवं परंपरा शक्ति। इसके बाद इन्होंने सूक्ष्म समेकित संघर्ष का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ये वन लाइनर में पूछ लेता है कि सूक्ष्म समेकित संघर्ष किसने दिया था, तो वो आपके कॉलिंस हैं, ठीक। और बाकी ज़्यादा इनसे कुछ नहीं पूछेगा। तो अब हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं कोजर। कोजर की बुक है, पहली बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये 2 इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कोजर ने संघर्ष को समाज के लिए माना कि यदि संघर्ष है तो वो अच्छी चीज़ है। देखो, मार्क्स ने कहा कि संघर्ष शोषण का कारण होती है, और कॉलिंस, डेरेनडॉर्फ सब ने संघर्ष को गलत तरीके से देखा। लेकिन कोजर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि यदि संघर्ष है तो वो अच्छी चीज़ है, वो सकारात्मक है, वो समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। प्रकार्य क्या है, प्रकार्य मतलब जिसका योगदान हो कुछ। तो क्या प्रकार है संघर्ष का, तो इन्होंने कहा कि संघर्ष माना कि विघटन पैदा करता है, संघर्ष आता है तो लोगों में अलगाव की भावना आती है, लेकिन ये एकीकरण और अनुकूलन भी लाता है। एकीकरण और अनुकूलन कैसे लाएगा, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, ये है उमा, ये है रमा, ठीक है। अब इनमें दोनों में आपस में मन में कुछ भरा हुआ है। ये कहती हैं कि ये हमको गालियां दे रही, ये कहती हैं ये हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही। अब मन में भरा हुआ है, ठीक है, और वो मन में ही रहता है तो शायद वो ज़्यादा विघटनकारी परिणाम लेकर के आए। जब इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत संघर्ष हो गया, स्ट्रगल हो गया, इन दोनों ने कहा सुनी कर ली, तो जो इसके मन में था इसने निकाल दिया, जो इसके मन में था इसने निकाल दिया। तो क्या हो गया कि जो विघटनकारी प्रवृत्ति थी वो चीज़ बाहर निकल गई ना, बोल दिया तो बाहर निकल गई, तो कुछ हद तक ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आती है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि संघर्ष जो है ये प्रकार्य का कार्य करता है समाज का, क्योंकि इससे कहीं कहीं तो विघटन पैदा होता है, वहीं पर इससे एकीकरण और अनुकूलन भी होता है। क्योंकि जब आपने अपना जो चीज़ें थी, जो आपको मतलब मनमुटाव या जो भी था, तो वो सब कुछ बोल दिया, तो उसके बाद अब आप क्या करोगे कि परिस्थिति से समायोजन करने की कोशिश करोगे। चलो ठीक है, अब जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, चलो अब रहना तो इसी में, तो ये चीज़ें आती हैं ना। तो एकीकरण और अनुकूलन भी ये लाता है संघर्ष।
तो कोजर जो थे ये दुर्खीम के विरोधी थे। कॉलिंस किसके विरोधी थे? वेबर के। और कोजर जो थे ये दुर्खीम के विरोधी थे तथा सावयवी सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना। जो सावयवी सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने, उसको इन्होंने नहीं माना कि समाज एक सावयव है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उस चीज को नकार दिया। इन्होंने संघर्ष के दो प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? एक बताया वास्तविक संघर्ष, दूसरा बताया अवास्तविक, यानी रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक। इसको यथार्थवादी अयथार्थवादी भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे वास्तविक और अवास्तविक लिख करके आता है। तो कुछ भी लिख करके आए, कंफ्यूज मत होइए, दोनों ही कोजर के हैं। तो वास्तविक संघर्ष वो प्रकार का संघर्ष होता है जिसके पीछे कोई तर्क निहित होता है, कोई लॉजिक निहित है। लॉजिक जहाँ पे होगा उसको हम तार्किक कहेंगे। तो जब हम तार्किक संघर्ष एक तरीके का, तो वो होता है वास्तविक संघर्ष। उद्देश्य है हमारा कोई, हमने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष किया, तो क्या होगा? वो कहलाएगा कि वास्तविक संघर्ष है। जैसे कि श्रमिकों की कुछ मांगे हैं, सपोज मांग किया उन्होंने कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारे काम के घंटों को कम किया जाए। तो अब जो पूंजीपति है वो नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने क्या किया? हड़ताल कर दी श्रमिकों ने। तो अब यहाँ पे वो तर्क के आधार पर, उनका कुछ उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो हड़ताल कर दिए, तो ये कहलाएगा संघर्ष वास्तविक में। और जब भावनाओं के आधार पर, हमने कुछ सोचा विचारा नहीं, ऐसे ही हमारे अंदर आया आवेग, जैसे गुस्से में हम लोग करते हैं अक्सर, तो आवेग आया और हमने जा करके कुछ कर दिया, तो वो जो संघर्ष होता है वो कहलाता है अवास्तविक संघर्ष। जब हम तर्क का सहारा लेंगे और तार्किक उद्देश्य पूर्ण संघर्ष करेंगे तो होगा वास्तविक, और जब हम तर्क के बिना भावनाओं के आधार पर संघर्ष करेंगे तो वो कहलाएगा अवास्तविक संघर्ष। सांप्रदायिकता से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं पे कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया, उसमें क्या कोई तर्क होता है? नहीं होता। आपको किसी ने बोल दिया कि वो आपके धर्म को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ऐसा नहीं हो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने भावनाओं के बहाव में आकर के कुछ किया। तो सांप्रदायिकता से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं वो सब अवास्तविक संघर्ष में कहलाती हैं। उसमें क्या है? भावनाएं नहीं होती, तर्क नहीं होता। अब कोजर और सिमिल दोनों ने ही संघर्ष को सेफ्टीवल माना है। सिमिल ने भी माना था कि संघर्ष कुछ हद तक प्रकार्यात्मक होता है, और कोजर ने माना था। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछता है कि संघर्ष को प्रकार्यात्मक किसने माना और ऑप्शन में कोजर है, तो आप लोग कोजर को ही टिक करेंगे, ठीक है, कोजर ही लगाएंगे। नेक्स्ट थिंकर हमारे हैं डेरेनडॉर्फ, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डेरेनडॉर्फ की दो पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। एक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये ज़्यादा फेमस रही है। और बाकी तो इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें जो छोटी छोटी लिखी हैं वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं रही हैं। तो एक ये है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पुस्तक इनकी प्रसिद्ध रही है। तो जो डेरेनडॉर्फ है, इन्होंने माना कि जो संघर्ष होता है उसके लिए क्या जिम्मेदार है? शक्ति और प्राधिकार। देखो, कोजर ने क्या माना था? शक्ति के स्रोत, और इन्होंने क्या माना है? शक्ति और सत्ता, या फिर उसको सत्ता को हम प्राधिकार भी कह सकते हैं। तो शक्ति और प्राधिकार को संघर्ष के लिए उत्तरदायी किसने माना है? डेरेनडॉर्फ ने माना है। डेरेनडॉर्फ ने कहा कि संघर्ष एक अनिवार्य और अपरिहार्य घटना है। अनिवार्य है कि संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि जो समाज है उसमें सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते कभी भी, और जब समान नहीं होंगे तो आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए वो संघर्ष करेंगे ही करेंगे। तो संघर्ष एक अनिवार्य है और अपरिहार्य घटना है। डेरेनडॉर्फ ने समाज के दो चेहरे बताए, दो चेहरे मतलब बताए कि दो तरीके का समाज हो सकता है एक ही समय में। एक होता है सर्वसम्मत, जहाँ पर सभी का मत समान रहता है, और एक उसी समय पे हो सकता है कि संघर्ष हो एक तरफ। तो सर्वसम्मत और संघर्षशील, ये दो चेहरे बताए समाज के। किसने? डेरेनडॉर्फ ने। इन्होंने पार्सन्स की मान्यता को बताया कि ये एक तरीके की यूटोपिया है, और इसका इन्होंने खंडन कर दिया। तो पार्सन्स का विरोध किसने किया था? डेरेनडॉर्फ ने किया था, जो भी उन्होंने व्यवस्था का सिद्धांत वगैरह दिया था। और
जो भी उनकी बाकी थेरीज थी, तो इसको इन्होंने यूटोपिया कह दिया कि वो कल्पना लोक में चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, मानव इतिहास में संघर्ष एक सृजनात्मक शक्ति है। अच्छा देखिए, वैसे तो प्रकारात्मक माना है कोजर ने, लेकिन ये इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि वैसे तो सृजनात्मक शक्ति मतलब अच्छा बोल रहे हैं ना ये, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप कोजर लगा देंगे। लेकिन ये जो कोटेशन है ये इनका है कि मानव इतिहास में संघर्ष एक सृजनात्मक शक्ति है। डेंडॉर्फ अनिवार्यतः समन्वित संघ की बात की है इन्होंने, इसको बोलते हैं ICA। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, मानवीय भूमिकाओं का संस्थानीकरण है। जो मनुष्य की भूमिकाएं होती हैं उनको संस्थागत कर दिया जाता है, संस्थानीकरण हो जाता है उसका। ये जो समाज है ये एक ऐसा समाज होगा जो कि लोगों को आदेश दे सकेगा, आदेश सूचक समाज होगा, जहाँ पर सभी जो सदस्य हैं वो संगठन के रूप में, संगठनात्मक रूप से संगठित होकर के रहेंगे। और इसको आसस बोला इन्होंने, और इस वर्ग संरचना को इन्होंने कहा कि हीरक समान वर्ग संरचना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि में भी पूछ सकता है। एक तो है अनिवार्यता समन्वित संघ की बात किसने की, तो वो आपके डेरेंडॉर्फ हैं। सर्वसम्मत और संघर्षशील दो प्रकार के चेहरे किसने बताए, वो भी डेरेंडॉर्फ ने बताए। फिर इन्होंने बताया कि मतैक्य की अवधारणा किसने दी है, आसस, ये किसने दिया है, ये भी आपके डेरेंडॉर्फ ने दिया है। और हीरक समान वर्ग संरचना, या फिर कह सकते हो कि मार्क्सवादी सिद्धांत में मध्यम वर्ग का सिद्धांत, ठीक है, ये जो हीरक समान वर्ग संरचना है इसमें मध्यम वर्ग का सिद्धांत ये भी इन्होंने ही दिया था। अब इन्होंने शक्ति को संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत माना है। जो पावर होती है इसी के आधार पर संघर्ष होता है, तो शक्ति को संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत माना एवं शक्ति को अवपीड़क माना कि शक्ति अवपीड़क होती है। मार्क्सवादी ढांचे में मध्यम वर्ग की संकल्पना को बताया और ये वेबर से प्रभावित रहे थे। तो ये थे प्रसिद्ध संघर्षवादी थिंकर। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।